नमस्कार दोस्तों, मैं नरवर सिंह। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के प्राचीन इतिहास से मगध का उत्थान। दोस्तों, लास्ट लेक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन ने पढ़ाई करी थी उसमें 16 महाजनपदों के बारे में। 16 महाजनपदों में उनकी राजधानियाँ, उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हमने पढ़ा था। अब उन्हीं 16 महाजनपदों में से दोस्तों भविष्य में जो सबसे गौरवशाली, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर के जो सामने आया वो है दोस्तों मगध। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा पश्चिमी बिहार, पटना, गया वाला क्षेत्र है दोस्तों मगध। यही वह क्षेत्र है जहाँ पर देवी सीता ने जन्म लिया था। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली है दोस्तों। आचार्य चाणक्य की जन्मस्थली, आर्यभट्ट की जन्मस्थली है दोस्तों। यही वह धरती है जहाँ पर महाभारत काल में राजा जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान से 21 बार युद्ध किया था दोस्तों। इसी धरती ने दुनिया को अपना पहला सम्राट दिया था दोस्तों। लिच्छवी राजाओं द्वारा दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया वो दोस्तों इसी धरती के द्वारा दिया गया। अगर अब हम बात करें कि मगध जो है वो शुरू से ही केंद्र का बिंदु क्यों रहा दोस्तों, मतलब अगर इसकी भौगोलिक दृष्टि की अपन बात करें दोस्तों तो ये प्राकृतिक छटाई लिया हुआ है। अर्थात मगध की जो राजधानी थी राजगृह और गिरिब्रज, राजगृह और गिरिब्रज जो थी ये प्राकृतिक छटा लिए हुई थी दोस्तों। प्राकृतिक छटा अर्थात अगर इसके उत्तर में बात करें अपन तो जैसे सिंधु है, झेलम है, रावी, ब्यास, सतलज और घग्गर नदी। इसके ऊपर देखें तो यहाँ गंगा नदी, यहाँ देखें तो सोन नदी। अर्थात अगर कोई भी विदेशी आक्रांता आएगा या किसी राजधानी पे आक्रमण करेगा, राजधानी पे आक्रमण करने का मतलब ये कि भाई अगर वो राजधानी को अपने अधीन कर लेगा तो उसे दूसरे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक रूप है कि सारे जो क्षेत्र है वो उसके अधीन आ जाएंगे अगर वो राजधानी के ऊपर आक्रमण कर लेगा। लेकिन राजधानी पे आक्रमण कब करेगा, तब उसके लिए संभव हो। लेकिन यहाँ पर जो है एक सुरक्षा वॉल के रूप में काम कर रही थी ये गंगा और सोन नदी, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें जो इस क्षेत्र के आसपास ये नेपाल वाली पहाड़ी क्षेत्र आ गया था, ये भारत का पठारी प्रदेश आ गया था यहाँ पर, ठीक है। ये गंगा और सोन नदी तो है ही है। अर्थात मगध के ऊपर आक्रमण करना असंभव था, ठीक है। दूसरी बात करें कि भाई गंगा और सोन नदी यानी नदियों के आसपास यानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ भूमि होने के कारण यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से मजबूत थे लोग, ठीक है, संपन्न थे, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में ये जो क्षेत्र है ये एक शक्तिशाली गौरवशाली साम्राज्य के रूप में उभर के आया दोस्तों। बात करें ये उत्तर भारत की दोस्तों की, ये उत्तर भारत जो है वो शुरू से ही एक राजनीति का केंद्र रहा है दोस्तों। अगर अपन बात करें जैसे कि भाई शुरुआत में जो राजधानी राजगृह गिरिब्रज या पाटलिपुत्र, फिर गुप्त काल की बात करें तब भी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। फिर अगर अपन गुप्तोत्तर काल की बात करें मतलब हर्ष के समय की बात करें तो हर्ष के समय राजधानी क्या थी, थानेश्वर। थानेश्वर से ये राजधानी स्थानांतरित होकर कहाँ पर आई, यहाँ पर कन्नौज, कन्नौज आई। फिर अगर अपन बात करें मध्य भारत की, मध्य भारत की अगर अपन बात करें तब भी राजनीति का जो केंद्र था वो क्या था, आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली था। फिर अगर अपन बात करें कि जो ये क्षेत्र है दोस्तों इस क्षेत्र से कभी राजधानी बाहर गई नहीं है क्योंकि ये क्षेत्र उपजाऊ, शक्तिशाली व समृद्ध होने के कारण ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का केंद्र बिंदु रहा है दोस्तों हमेशा से। फिर अगर अपन बात करें दक्षिण भारत की, जो राष्ट्रकूट वंश है, दक्षिण भारत की बात करें राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। अब चाहे राष्ट्रकूट वंश में यहाँ पर दक्षिण में ले लो वातापी के अपने चालुक्य ले लो, फिर चोल ले लो या पल्लव ले लो, राष्ट्रकूट जो है इनके बीच में भी जो युद्ध हुआ वो इधर ही क्यों हुआ, ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास ही क्यों हुआ, क्योंकि ये रायचूर का दो आब है दोस्तों, यानी दक्कन का अखाड़ा कहा जाता था। ये उपजाऊ क्षेत्र था दोस्तों, उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ के लोग समृद्ध थे, इनकम ऑफ सोर्स अच्छा था, इनकम ऑफ सोर्स होने के कारण जो है ये राज्य शक्तिशाली बने दोस्तों। राष्ट्रकूट वंश एकमात्र ऐसा राज्य था जो उत्तर में गुर्जर प्रतिहारों से युद्ध किया था दोस्तों, युद्ध करने के लिए आया था। अर्थात गुर्जर प्रतिहारों ने 11वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। फिर अगर अपन बात करें जो मगध था, यहाँ पर ये मगध है, तो मान लो अगर कोई भी जैसे भारी आक्रांत आएगा, जैसे मुगल आए वो भी यहाँ से आए, सिकंदर आया, अलेक्जेंडर आया वो भी यहाँ से आया, अंग्रेज आएंगे तो वो भी यहाँ से आएंगे। मतलब जो उनकी सुरक्षा यानी उनकी जो वॉल जो है सुरक्षा वॉल वो कौन थे, गुर्जर प्रतिहार थे। मतलब अगर उनको मगध पे आक्रमण करना है तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ेगा। तो मगध जो है वो एक तो प्राकृतिक छटाओं के रूप में सुरक्षित था, दूसरा गुर्जर प्रतिहारों का यहाँ पर शासन होने की वजह से जो विदेशी आक्रांता जितने भी आए तो उन्होंने डायरेक्ट मगध पर कभी आक्रमण नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि उन्होंने पहले गुर्जर प्रतिहारों से युद्ध करना पड़ा, ठीक है। तो अपन को समझ में आया कि मगध जो है वो सर्वशक्तिशाली क्षेत्र के रूप में किस तरह से उभर के आया था। फिर अगर अपन बात करें मगध पर जो राजवंश है जो शासन हुए वो कई राजाओं ने किए दोस्तों, कई राजाओं ने अपने राजवंश की स्थापना करी दोस्तों, जिसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है भरदत्त का।
वृहदत्त वंश, जिसकी स्थापना खुद वृहदत्त ने करी थी। ठीक है, फिर वृहदत्त के जो पुत्र थे जरासंध, उन्होंने इस वंश को आगे चलाया। फिर वृहदत्त वंश के बाद में आ जाते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। अब दोस्तों दो नाम आते हैं, एक तो बिंबिसार आता है और एक आता है बिंदुसार। एक आता है बिंबी, एक आता है बिंदु। अब इन दोनों में कंफ्यूज रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है हमें कि भाई बिंबिसार पहले आएगा या बिंदुसार पहले आएगा। दोस्तों हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी, एम पहले आता है इसलिए बिंबिसार पहले आएगा, और एन बाद में आता है इसलिए बिंदुसार बाद में आएगा। तो इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है, हर्यक वंश फर्स्ट, बिंबिसार फर्स्ट, एम फर्स्ट तो बिंबिसार फर्स्ट, ये ध्यान रखना। फिर इसकी स्थापना करी शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश की स्थापना करी खुद शिशुनाग ने। फिर उसके बाद में जो वंश आया वो आया नंद वंश। फिर उसके बाद में आया मौर्य काल। नंद वंश के दोस्तों जो ये राजा थे महापद्मनंद, ठीक है, ये पहला ऐसा शूद्र राजा था जिसने राजवंश की स्थापना करी थी। पहला शूद्र राजा जिसने नंदवंश यानी राजवंश, जो कि मगध के ऊपर राजवंश की स्थापना करने वाला पहला शूद्र राजा कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद में इसके बाद में इसका बेटा बना घनानंद, अर्थात घनानंद का मतलब धन की अपार संपदा इसके पास में होने के कारण इसका नाम पड़ा घनानंद। दोस्तों घनानंद के ही काल में यूनानी आक्रांता अलेक्जेंडर के आक्रमण का वर्णन मिलता है दोस्तों। और तो हम ये कह सकते हैं कि मौर्य काल से हमारा जो इतिहास है वो तिथिबद्ध हुआ। वो किस तरह से हुआ दोस्तों? मेरी अगर आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था भारतीय इतिहास मतलब जो इतिहास है वो साक्ष्यों के आधार पर और क्रमबद्धता के आधार पर माना जाता है। ठीक है, क्रमबद्धता के आधार पर। तो घनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर ने जब युद्ध करा तो इसकी तिथि का वर्णन मिलता है दोस्तों। कहाँ पर मिलता है? यूनानी ग्रंथों के अंदर मिलता है। और उन्हीं यूनानी ग्रंथों की तिथियों को एक आधार मानते हुए हमारे भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध किया हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध यानी तिथिबद्ध किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का इतिहास, जो भारतीय इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका लिखी थी। तो हमारे प्रथम ऐतिहासिक राजा के रूप में अगर हम माने तो वो चंद्रगुप्त है दोस्तों। हमारा जो इतिहास है वो तिथिबद्ध कहाँ से हुआ? वो मौर्य काल से हुआ दोस्तों। क्रमबद्ध कहाँ से हुआ? मौर्य काल से हुआ दोस्तों। पहला ऐतिहासिक राजा कौन सा हुआ? वो चंद्रगुप्त हुआ दोस्तों। अब अगर बात करें आगे राजवंश की तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृहदत्त राजवंश। वृहदत्त, इसके संस्थापक मैंने आपको बताया खुद वृहदत्त थे। अर्थात मगध साम्राज्य की स्थापना का जो श्रेय है, मगध साम्राज्य की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो वृहदत्त को जाता है। इनके पिता का नाम है चेदी राज वत्सु। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा? मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा? वृहदत्त राजवंश। फिर आ जाते हैं जरासंध की बात करते हैं दोस्तों। जरासंध मैंने आपको कहा था यही वह धरती है जहाँ पर महाभारत काल के अंदर 21 बार श्री कृष्ण से इसने युद्ध किया था। श्री कृष्ण से युद्ध किया था 21 बार श्री कृष्ण। ये भगवान श्री कृष्ण की ही एक लीला थी कि 21 बार इसको जीवित छोड़ा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि जो जरासंध था एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा था दोस्तों। अब जितनी बार इसको पराजय किया, जितनी बार इसके साथ में पराजय हुए, जितनी बार इसको जिंदा छोड़ा, उतनी बार इसने दुष्टों के साथ में वापस आक्रमण किया। अब जितनी बार इसने आक्रमण किया उतने बार जो भी दुष्ट थे उनका संहार किया। किसने किया? श्री कृष्ण। अर्थात श्री कृष्ण को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जितनी बार इसको छोड़ा उतनी बार ये अपने साथ में वापस दुष्टों को लेकर आया और युद्ध किया, और श्री कृष्ण ने उतनी ही बार उन दुष्टों का संहार किया। और अंत में श्री कृष्ण की ही लीला के द्वारा यह जो जरासंध है ये पांडव पुत्र भीम के हाथों मारा गया। दोस्तों जरासंध के बारे में एक स्टोरी है कि जैसे जो इसके वृहदत्त ये राजा थे, इनकी 2 रानियां थी, एक छोटी रानी एक बड़ी। छोटी रानी के तो पुत्र था, बड़ी के नहीं था। तो बड़ी के पुत्र प्राप्ति के लिए ये ऋषि मुनियों के पास में जाया करते थे, उनकी सेवा करते थे। ऋषि मुनियों ने खुश होकर इनको एक फल दिया, महारानी को एक फल दिया रानी को कि भाई ये फल जो है ये आप खा लेना। इस फल को खाते ही आपके 9 महीने के भीतर एक प्रतापी महापराक्रमी जो है पुत्र की प्राप्ति होगी। अब ये जो बड़ी वाली रानी थी, इन्होंने उदारता दिखाते हुए महल में गई और वहां पर कहा छोटी वाली रानी से कि क्यों ना ये फल जो है हम आधा आधा करके खा लें। तो आधा फल जो है बड़ी रानी ने खाया, आधा फल जो है छोटी वाली रानी ने खाया। दोस्तों 9 महीने बाद में एक विचित्र सी घटना हुई कि जब वो उनके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ दोस्तों, वो आधे आधे शरीर में ही उत्पन्न हुआ। अब ये बात जब राजा को पता पड़ी, राजा के सामने इन बच्चों को लेके जाया गया तो राजा ने, वृहदत्त ने उन राजाओं को जंगल में फिकवा दिया। अब उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, उन बच्चों को देखा और उसने अपनी तांत्रिक विद्या से इन दोनों बच्चों को एक बना दिया दोस्तों, मिला लिया।
चूंकि ये जरासंध की राक्षसी की तांत्रिक विद्या से हुआ था, इसीलिए राजा वृद्धत ने इसका नाम जरासंध रखा, क्योंकि जरासंध मतलब जरा के द्वारा संध किया हुआ, जोड़ा गया है। तो इसको ये था कि भाई ये युद्ध में जितनी बार भी इसके दो अगर शरीर के टुकड़े कर दिए जाते थे, तो ये शरीर के दो टुकड़े वापस जुड़ जाया करते थे, इसलिए भी इसको मारना थोड़ा असंभव था दोस्तों। अंत में भीम ने इसको एक अखाड़े के अंदर दो दो हिस्सों में बांट दिया था। अब क्या करता था भीम ने, एक बार तो एक दो हिस्से करे तो राइट वाला राइट साइड फेंकता, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड फेंकता, जिससे क्या होता कि ये वापस हिस्से जुड़ जाते हैं। दो बार तीन बार इसी तरीके से उसने किया। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार जब फिर इसने जो राइट वाला जो हिस्सा था इसने लेफ्ट साइड फेंका, और लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा था उसने राइट साइड भेजा, जिससे कि क्या हुआ कि ये जो शरीर था ये वापस नहीं जुड़ पाया और जरासंध की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से 21 बार युद्ध किया वो कौन था? जरासंध। अंत में पांडव पुत्र भीम के हाथों ये मारा गया था जरासंध। फिर जो लास्ट में राजा मिलता है दोस्तों हमें वृद्धत वंश का, वो है रिपुजन्य। ठीक है, रिपुजन्य जो है दोस्तों कमजोर शासक था। कमजोर शासक होने के कारण ही इसके सामंत भट्टिये ने इसे मार डाला था दोस्तों। अब यूनानी इतिहासकार जो है वो कहते हैं कि ये बिंबिसार का पिता था। भट्टिये जो था यूनानी इतिहासकारों के द्वारा ये बिंबिसार का पिता था, लेकिन वास्तविक रूप से बौद्ध ग्रंथ या जैन ग्रंथ में बिंबिसार के पिता का नाम मिलता है हेमजित शत्रुंजा। हेमजित शत्रुंजा। अब वो ये कहते हैं कि ये भट्टिये ने ही हर्यक वंश की नींव रखी थी दोस्तों। अपन पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का अगर अपन दोस्तों देखा, अगर शाब्दिक विच्छेद करें, हरि प्लस अंक यानी नाग, हरि का मतलब नाग और अंक का मतलब चिन्ह, यानी नाग के चिन्ह वाला जो वंश है वो है हर्यक वंश। ठीक है, अब इसके शासन क्रम की अगर अपन बात करें तो शासन क्रम देखिए, पहला है भट्टिये, फिर आता है बिंबिसार। भट्टिये प्रथम शासक और वास्तविक संस्थापक अगर माने तो वो कौन है? बिंबिसार है। फिर उसके बाद अजातशत्रु। बिंबिसार की हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और अजातशत्रु की हत्या इसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक पितृहंता वाला जो राजवंश है वो हर्यक वंश है दोस्तों, सर्वाधिक पितृहंता वाला। और प्रथम, और अपन ये कह सकते हैं कि प्रथम पितृहंता जो है, प्रथम पितृहंता राजा कौन सा हुआ? तो ये राजा है। तो हम ये कह सकते हैं सर्वाधिक पितृहंता वाला जो राजवंश है हर्यक वंश है दोस्तों। उसके बाद में अनिरुद्ध, मुंड व नाथ दशक ने हर्यक वंश के शासन व्यवस्था संभाली थी दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसके सर्वप्रथम आगे चलें बिंबिसार की दोस्तों। बिंबिसार जो है दोस्तों वो प्रथम साम्राज्यवादी शासक और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसका? हर्यक वंश का। अब साम्राज्यवादी शासक कैसे माना जाता है दोस्तों, मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे अपन ने ये पढ़ा था कि इसने क्या करा, शुरू में ये काशी की राजकुमारी, ठीक है, काशी की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया। यहाँ पर ये मगध है, ठीक है, काशी की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया। वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना से विवाह किया, चेलना से विवाह किया। फिर यहाँ पर एक भद्र देश आता है, पंजाब के पास में भद्र देश आता है, तो यहाँ पर इसने खेमा से विवाह किया, राजकुमारी खेमा से। ठीक है, अब एक दो तीन, तीनों तरफ से सुरक्षित हो गया। अब लास्ट जो पॉइंट आता है ये यहाँ पर अवंती के राजा जो थे प्रधोत, राजा प्रधोत, कौन थे? राजा प्रधोत। ये प्रधोत राजा जो थे ये पांडु रोग यानी पीलिया रोग से ग्रसित हो गए थे दोस्तों। अब इनके उपचार के लिए बिंबिसार ने अपना जो चिकित्सक था जीवक, अपना चिकित्सक जीवक को भेजा था इसके उपचार के लिए, जिससे क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक दोस्ती वाला संबंध स्थापित हो गया। दोस्ती वाला संबंध स्थापित हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने प्रथम साम्राज्यवादी, इसने अपना जो साम्राज्य है वो किस तरीके से, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की वजह से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अर्थात कौशल की देवी, काशी की देवी जो है कौशला देवी से विवाह किया, वैशाली वज्जी संघ चेलना से विवाह किया, भद्र प्रदेश की खेमा से विवाह किया, और अवंती के राजा प्रदोत की चिकित्सा हेतु अपने जो चिकित्सक थे जीवक को भेजा। ये जीवक जो है दोस्तों इन्होंने तक्षशिला से अपनी जो है विद्या ग्रहण करी थी दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो बिंबिसार है प्रथम साम्राज्यवादी शासक, वास्तविक संस्थापक ऑफ हर्यक वंश। ठीक है, फिर आता है कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया, मैंने आपको समझा दिया। प्रसन्नजीत जो था इसने बिंबिसार को दोस्तों काशी जो है वो दहेज में दिया था। काशी उस वक्त का सबसे समृद्ध
सबसे आर्थिक रूप से मजबूत था। यहाँ से दोस्तों लगभग साल की 1 लाख की इनकम आती थी दोस्तों। काशी जो था वो बिंबिसार को प्रसेनजीत जो थे उन्होंने दहेज में दिया था। फिर आता है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह किया। भद्र देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया, मैंने आपको बता दिया। चौथा पॉइंट, अवंती के जो राजकुमार थे प्रदोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। जीवक जो था वो तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त करी। इसके अंग जो राज्य था इसने जीता और वहाँ का जो गवर्नर था वो अजातशत्रु को बना दिया था दोस्तों। अब प्रथम शासक जिसने वृद्ध मगध साम्राज्य की नींव रखी, वृद्ध साम्राज्य मतलब रिलेशनशिप के हिसाब से इसने वृद्ध साम्राज्य की नींव रखी, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया दोस्तों। इसने मगध को जो है राजनीतिक एकता मतलब राजनीतिक एकता के अंदर बांधने का प्रयास किया और इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी थी। बिंबिसार की जो हत्या थी वो इसी के पुत्र अजातशत्रु ने करती थी, अर्थात प्रथम पितृहंता शासक कौन? अजातशत्रु दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु जो उपनाम कुणिक के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है, इसने काशी पर अधिकार कर लिया था। इसने अपने पिता की हत्या करने के बाद काशी जो इसके पिता को दहेज में मिला था, प्रसेनजीत राजा ने दिया था काशी, उस पर अधिकार कर लिया था दोस्तों और उसको मगध में मिला लिया। मंत्री वत्सकार, इसके जो मंत्री थे वत्सकार, उसको वज्जी में भेजा। किसके लिए? ग्रह क्लेश के लिए, ग्रह क्लेश या फूट डालने के लिए भेजा और वज्जी के साथ में युद्ध किया, आक्रमण किया और उस आक्रमण के अंदर रत्नभूषल और महाशिला कंटक का इसने उपयोग किया था दोस्तों। रत्नमूसल और महाशिला कंटक, रत्नमूसल मतलब वो रथ के ऊपर आपने देखा हो बाहुबली पिक्चर जिसमें एक चक्र था और उस पर ऐसी ऐसी तलवारें बनी हुई थी, है ना, वो रत्नमूसल वो, और महाशिला कंटक वो जो कि एक भाले की टाइप यहाँ पर बनता था और ये इधर एक पत्थर रखा जाता था और वो फेंकते थे, उसे महाशिला कंटक कहते थे दोस्तों। भारतीय इतिहास का पहला पितृहंता शासक कौन? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों यही है कि इसके समय 483 ईसा पूर्व के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और स्थान कहाँ था? राजधानी, मगध की राजधानी राजगृह जो कि सप्तपर्णी गुफा में है, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगति की स्थान कहाँ था? तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। फिर इसके ही पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी दोस्तों। इतिहास अपने आप को दोहराता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसी के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। अब अपन पढ़ते हैं उदयन के बारे में। उदयन जो है दोस्तों ये इसने क्या करा दोस्तों, इसकी एक ही चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसने गंगा और सोन नदी के तट पर एक नगर बसाया जिसे पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र जो कहाँ पर? गंगा और सोन नदी, मैंने फर्स्ट में बता दिया था कि पाटलिपुत्र जो है राजधानी गंगा और सोन नदी इन दोनों से घिरा हुआ है, अर्थात जो उपजाऊ क्षेत्र है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? उदयन ने करी, ठीक है, जिसे कुसुमपुरा नामक नगर से भी जाना जाता था और उसको अपनी राजधानी बनाया। मतलब राजगृह और गिरिवज्र के बाद में, मतलब अर्थात अजातशत्रु के टाइम तक तो राजगृह ही राजधानी थी, बाद में उदयन जब आया तब उसने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में जो मैंने आपको बताए थे जो शासन थे, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक शासक बने तथा इन्होंने 412 ईस्वी तक अपना शासन किया। अब जो नागदशक है दोस्तों, लास्ट जो शासक था, इसकी हत्या जो थी इसी के बनारस का जो राज्यपाल था, बनारस का राज्यपाल शिशुनाग ने हत्या कर दी और मगध पर नए राजवंश शिशुनाग वंश की स्थापना करी दोस्तों। कौन से नागवंश? शिशुनाग वंश की स्थापना करी। अब अपन पढ़ते हैं शिशुनाग वंश दोस्तों। शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग का संस्थापक कौन था? स्वयं शिशुनाग, ठीक है। अब शिशुनाग के बारे में दोस्तों एक दो चीज है महत्वपूर्ण, वो याद रखने की है कि इससे पहले जो मगध की राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह या गिरिवज्र, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक स्थान बसाया था, उसको राजधानी बनाया था। अब देखो, अब मगध साम्राज्य में दूसरी बार जो राजधानी बनने जा रही है वैशाली, ठीक है। मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी वैशाली, वो किसके शासनकाल में बन रही है? वो शिशुनाग के शासनकाल में बन रही है।
शिशुनाग के शासनकाल में बन रही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम मगध की दूसरी राजधानी के रूप में वैशाली को बनाया किसने बनाया? शिशुनाग ने बनाया दोस्तों। ठीक है, फिर इसके जब बाद में जो राजा हुए वो इसके ही पुत्र कालाशोक। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो कालाशोक था ये बहुत मतलब भयंकर काला था, मतलब आप ये मान लो। और इसको एक शौक था दाढ़ी बनवाने का, मतलब रोज शेविंग बनवाता था दोस्तों। ठीक है, इसी का उपनाम जो है वो काकवर्ण के रूप में आता है दोस्तों, काकवर्ण के रूप में। ठीक है, तो ये बहुत काला था और इसे रोज अपनी शेविंग बनवाने का शौक था दोस्तों। इसके जो शेविंग करते थे नाई थे दोस्तों। कौन थे? नाई। ठीक है, अब ये नाई जो था ये बूढ़ा हो गया। इसके बाद में इसका पुत्र अग्रसेन वो नाई बना। अग्रसेन जो है वो कालाशोक का नाई बना। अब एक दिन क्या हुआ साहब कि यही काला अग्रसेन दाढ़ी बनाने आया कालाशोक की, और उस दिन अग्रसेन क्या मूड में था, थोड़ा मूड में होने के कारण क्या हुआ कि कालाशोक का इसने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में ये इसके जो दूसरे नंदीवर्धन व 9 भाई थे, इन्होंने सामूहिक रूप से यहाँ पर शिशुनाग वंश में अपनी शासन चलाया था और उनका संरक्षक बन गया था दोस्तों। तो कालाशोक के बारे में अपन को 2-3 चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण है याद रखना कि एक तो इसका उपनाम जो है वो काकवर्ण मिलता है। दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो कालाशोक शिशुनाग वंश के टाइम हुआ था। कालाशोक के राजा था उस वक्त, और किसकी अध्यक्षता में? साबक मीर की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। और ये नाई अग्रसेन के द्वारा मारा गया था। मैंने आपको बताया था कि इसको शेविंग बनाने का शौक था। नाई थे, नाई का पुत्र था एक अग्रसेन, वो एक दिन इसकी दाढ़ी बनाते हुए इसकी गर्दन काट देता है और इसकी जो वाइफ है कालाशोक की वाइफ से शादी कर लेता है। ठीक है, विवाह कर लेता है, और विवाह करने के बाद में इसके 9 भाई जो थे, कालाशोक के जो पुत्र थे नंदीवर्धन और उसके 9 भाई का क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता है। और दोस्तों फिर बाद में यही अग्रसेन जो है ये नंदीवर्धन व इसके 9 भाइयों की भी हत्या कर देता है। 9 भाइयों की भी हत्या कर देता है, और ये जिस महारानी से इसके साथ में प्रेम संबंध था, जिस महारानी के साथ में इसका प्रेम संबंध था उसकी भी बाद में हत्या कर देता है। अर्थात ये सोचता है कि जो अपने पुत्रों की, अपने पति की नहीं हुई वो अग्रसेन की क्या होगी। ठीक है, तो ये अग्रसेन की भी हत्या कर देता है, और शिशुनाग वंश के बाद में एक नए राजवंश, मगध में एक नए राजवंश की स्थापना करता है, वो है नंद वंश दोस्तों। और कार्टियस जो यूनानी इतिहासकार है वो कहते हैं, कार्टियस ये कहते हैं कि यही अग्रसेन बाद में चलकर महापद्मनंद बना। क्या बना? महापद्मनंद। पहला शूद्र शासक मगध पर, पहला शूद्र शासक मगध पर कौन था? महापद्मनंद, यानी अग्रसेन। जिसके पास में विशाल सेना हो उसे अग्रसेन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि शिशुनाग वंश के अंदर फर्स्ट टाइम वैशाली को अपनी राजधानी बनाया गया। किसने बनाई? शिशुनाग ने बनाई। ठीक है, फिर आते हैं कालाशोक। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण मिलता है। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व, अध्यक्ष इसके साबक मीर, और इसी के नाई अग्रसेन ने इसकी हत्या कर दी थी। फिर यही अग्रसेन इसी के पुत्र नंदीवर्धन वो 9 भाई जो थे इसका संरक्षण बनता है। फिर बाद में इसके 9 भाइयों को, इसके 9 पुत्र वो 9 भाइयों को मार देता है, रानी को मार देता है, और बाद में स्वयं अपने आप को राजा घोषित कर इस मगध पर नंद वंश की स्थापना करता है दोस्तों। नंद वंश की स्थापना करता है, और जो यूनानी इतिहासकार कार्टियस के अनुसार यही अग्रसेन आगे चलकर महापद्मनंद बनता है दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं नंद वंश। मैंने आपको जैसा कि बताया कि महापद्मनंद जो है वो नंद वंश के संस्थापक थे। ये जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों। नंद वंश का प्रथम शासक कौन? महापद्मनंद। ठीक है, इसे सर्वशांत्रक या दूसरा भार्गव भी कहते हैं दोस्तों। अर्थात ये है कि एक कहते हैं कि ये राजपूतों का काफ़ी वो था, दुश्मन था, राजपूतों का काफ़ी दुश्मन था। इसकी हमें जो है सूचना कहाँ से मिलती है? एक ग्रंथ है दोस्तों, मुद्रा राक्षस ग्रंथ है, वहाँ से हमें इसकी सूचना मिलती है, इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। और ये मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? तो विशाख दत्त ने लिखा था, विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है, इस ग्रंथ के अंदर ये लिखा गया था कि इसमें नंद वंश का संपूर्ण जो है वो वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और ये जो विशाख दत्त ने जो ये मुद्रा राक्षस ग्रंथ लिखा था दोस्तों, ये गुप्त काल में लिखा था। ठीक है, और 10वीं शताब्दी के अंदर, याद रखना ये आप सब लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है इसको, कि 10वीं शताब्दी में इसके ऊपर एक टीका लिखा गया था। वो किसने लिखा था? वो ढूंढी राज ने लिखा था, ढूंढी राज ने। अर्थात नंद वंश
का जो वर्णन है वो हमें मुद्रा राक्षस ग्रंथ से मिलता है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? विशाखदत्त ने लिखा था। कब लिखा था? गुप्त काल में लिखा था। और 10वीं शताब्दी में इसके ऊपर टीका लिखा। किसने लिखा? इसके ऊपर टीका ढूंढ ढूंढ कर किसने लिखा? ढूंढीराज ने लिखा। ढूंढ ढूंढ कर ढूंढीराज ने लिखा। इसमें कहा गया कि परशुराम की भांति समस्त क्षत्रियों को मारने की इसने कसम खाई थी दोस्तों। परशुराम की भांति इसे समस्त क्षत्रियों को समस्त राजपूतों को मारने की इसने कसम खाई थी। इसीलिए इसे सर्वेशांत्रक या दूसरा भार्गव, प्रथम भार्गव जो है वो परशुराम को कहा जाता है और दूसरा भार्गव जो है वो महापद्मनंद को कहा जाता है दोस्तों। फर्स्ट टाइम मगध की जो सीमाएं हैं गंगा यमुना दो आब से बढ़कर सिंधु व्यास तक फैलाई दोस्तों, वो किसने फैलाई? महापद्मनंद ने। विशाल साम्राज्य की स्थापना हेतु इसने एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण करी। एक राट व एक छत्र की उपाधि किसने धारण करी? महापद्मनंद ने। अग्रसेन जो कि महापद्मनंद का नाम मिलता है कहाँ से? यूनानी इतिहासकार कार्टियस कहता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है कि कलिंग पर इसने विजय प्राप्त करी। कलिंग पर सर्वप्रथम विजय किसने प्राप्त करी? नंद वंश के शासक महापद्मनंद। और उसके बाद में कौन करते हैं? सम्राट अशोक, जो कि उनके फिर जीवन चेंज हो जाता है कलिंग आक्रमण के बाद में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें ये पता पड़ता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इसके 8 पुत्र थे दोस्तों, जो कि अंतिम शासक बना कौन? घनानंद। पाणिनि जो था दोस्तों वो इसके दरबारी विद्वान था दोस्तों। पाणिनि इसी के इसी के टाइम था। इसने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है दोस्तों। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। कौन सी पुस्तक है वो? अष्टाध्यायी। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं घनानंद के बारे में दोस्तों। घनानंद काफ़ी घमंडी, काफ़ी क्रूर, जो अपन कहते हैं राजा, वो था दोस्तों। इसने नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाता है इसे। ठीक है। मैंने आपको बताया था सिकंदर या अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं, उसका जो आक्रमण का जो काल मिलता है वो घनानंद के टाइम मिलता है। मतलब यूनानी आक्रांता सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर प्रथम बार, तो वो किसके शासन काल में किया था? घनानंद के शासन काल में। कौन से वंश? नंद वंश के टाइम। ठीक है। सिकंदर के जो आक्रमण की तिथि मिलती है यूनानी ग्रंथों के अंदर, उसी तिथि के आधार पर हमारे भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध किया गया है दोस्तों। और हमारे भारत का पहला ऐतिहासिक राजा चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। तिथिबद्ध जो किया गया है वो यहाँ से किया गया है। ठीक है। फिर सिकंदर की सेना ने घनानंद की विशाल सेना को देखकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। कौन सी नदी? व्यास नदी को देखकर, घनानंद की सेना को देखकर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। फिर इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके दरबार में एक बार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे। चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त, चाणक्य अर्थात कौटिल्य, चाणक्य अर्थात चरकपुत्र चाणक्य। कौटिल्य जो थे वो इसके दरबार में गए थे। वहाँ पर इसने घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया दोस्तों, अपमान किया। फिर चाणक्य ने कसम खाई, चाणक्य की जो चोटी होती है उसे कहते हैं शिखा। उन्होंने कसम खाई कि घनानंद, जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। और उसी दौरान ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं वापस जाते वक्त, और चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कांस्य में ये उसके संरक्षक के द्वारा खरीदते हैं दोस्तों। और घनानंद के बाद में मगध राजवंश पर एक नए राजवंश, जो कि एक भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कह सकते हैं, वो मौर्य वंश की स्थापना की दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने पढ़ा स्टार्टिंग मगध का उत्थान से लेकर लास्ट नंद वंश। इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया हो दोस्तों। थैंक यू।